अपने फील्ड में बेस्ट किसे नहीं बनना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा कोई अगर पैसे कमाता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा किसी का नाम होता है, तो वो अपने फील्ड के टॉपर्स जो क्रीम लेयर होते हैं सिर्फ उन्हीं का होता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू बी अ बेस्ट या प्रो या एस स्टेनोग्राफर। हमेशा की तरह इस वीडियो का फ्री फ्लो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये रहे इस वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वीडियो किसके लिए है, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर्स के कंपटीशन का रियलिटी क्या है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी स्टेनो बात करेंगे कि प्रो स्टेनोग्राफर कौन बन सकता है, स्मार्ट स्टेनोग्राफर क्या होता है, और फाइनली इस वीडियो का समरी। सबसे पहले देखिए, ये वीडियो चाहे आप बिगिनर हो, अभी अभी आपने स्टेनो शुरू की हो, या आप मीडियोकर हो, कुछ समय से आप शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो आप एडवांस स्टेज पे हो, आपने एग्जाम्स दिए हैं, कुछ एग्जाम्स क्रैक भी किया, हो सकता है आप जॉब में भी हो, तो ये वीडियो सभी के लिए है। और खासकर ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्टेनोग्राफी एज अ करियर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिन्हें जल्द से जल्द जॉब चाहिए, वो एज अ करियर सोच रहे हैं, मतलब फिक्स नहीं है दिमाग में, अभी बस रिसर्च चल रही है, तो उनके लिए है। और फाइनली इस वीडियो में एक जगह आपको एक बोनस टिप मिलेगी जो हमेशा हमारे वीडियोस में होती है। अब वो बोनस टिप कहाँ होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, कहीं भी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टेनोग्राफर्स के कंपटीशन के रियलिटी क्या है। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पर ही मैं वीडियोस ले आता हूं, तो मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूं एक एक जन के नाम के साथ में, मुझे पता है कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपको किसी टॉपिक पर कुछ जानना है, तो मेक श्योर कि यू कमेंट बिलो दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि लिस्ट बन रही है, एक एक टॉपिक के ऊपर मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूं, और जिस पर सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, जहां मेरा टाइम सबसे ज़्यादा देने जैसा होगा, मैं उन पर वीडियोस पहले बनाऊंगा। इवेंचुअली धीरे धीरे सभी वीडियोस बन जाए, लेकिन आप अपने टॉपिक को ज़रूर कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। देखिए, स्टेनोग्राफर फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है, ये हम सभी जानते हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यार कोई नई स्किल नहीं सीखना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार सीबीटी तो निकला नहीं जा रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके ये सब पढ़ के तो एक एग्जाम निकल नहीं पा रहा है, अब चलो दोबारा एक नई स्किल सीखो, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं मिले नहीं मिले, ये उनके सोच में होता है। एक्चुअली अगर वो लोग इस स्किल को सीखे तो उन्हें बाकी जगह से जल्दी जॉब लग जाएगी। लेकिन अब ठीक है, स्टूडेंट्स धीरे धीरे समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कि स्टेनोग्राफी अपने आप में ही पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है। अग्री करते हो कि नहीं इस बात को? नीचे कमेंट्स में बताइए मुझे कि स्टेनोग्राफी सीखना तो एक शुरुआत है, इसके अंदर ही अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। किसी को पार्लियामेंट रिपोर्टर बनना है, इस फील्ड का सबसे टॉप पर जाना है, एसएससी का कोई ग्रेड सी या ग्रेड डी की जॉब निकलनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, कोर्ट में जाना है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, ये बनना है, पीएस बनना है, माय गॉड बहुत सारी फील्ड है स्टेनोग्राफी के अंदर ही। तो ये अपने आप में ही एक यूनिवर्स है, तो इसीलिए कंपटीशन दूर दूर से देखने से लगता है कि बहुत ही कम कंपटीशन है, बट अंदर आने के बाद इस फील्ड के अंदर ही एक अलग दुनिया चलती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेनोग्राफर्स है जो रात दिन बस शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। ये लोग इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सुबह शाम 8-8, 10-10 घंटा बस शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, बस स्टेनोग्राफी कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में सही बात है? देखिए, सही या गलत क्या है आज के टाइम में कंपटीशन में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक रैशनल थिंकिंग, अगर एक रैशनल माइंडसेट से देखा जाए तो किसी एक चीज़ पर हद से ज़्यादा ध्यान देना भी सही नहीं है, और किसी एक चीज़ को पूरा अंडर एस्टिमेट करना भी सही नहीं है। तो करे क्या कि आपको स्टैंड आउट होना है क्राउड से। मतलब देखिए, एक क्राउड है जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड कर रहा है, एक क्राउड है जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ सीबीटी की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स ये सब पढ़ रहा है। आपको इन दोनों के बीच में चलना है, ताकि आप कभी यहाँ भी ना गिरो, आप यहाँ भी ना गिरो, जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप दोनों हाथ से उसको पकड़ लो। आपको ऐसे बनना है। अब ये कैसे बनेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। फिलहाल आई होप आपको कंपटीशन के बारे में पता चल गया है कि स्टेनोग्राफी फील्ड में क्या रियलिटी है, कितना कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, अब बात करें इंग्लिश वर्सेस हिंदी स्टेनो। देखिए, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर मैं अपने आप में ही बहुत ही लंबा वीडियो ला सकता हूं, बट अभी सिर्फ आपको एक क्रक्स देने के लिए, क्योंकि देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं कि प्रो स्टेनोग्राफर, तो ऐसा नहीं है
कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर प्रो बन सकता है, हिंदी नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि ज़्यादा स्कोप किसका है, कौन ज़्यादा पैसे कमा सकता है, कौन जल्दी जॉब ले सकता है। देखिए, आप और मैं हम सब ये चीज़ जानते हैं कि ज़्यादातर काम, जितने भी हम नोटिफिकेशंस देखते हैं, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन या कोई भी गवर्नमेंट का कुछ ऑफिशियल पेपर रहता है, तो वो पहले तो इंग्लिश में ही होता है। सबसे ज़्यादा काम इंग्लिश में होता है। और हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर वो एज ए स्टेनो काम कर रहे हैं। तो वो मेरी इस बात को बिल्कुल आप इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको ज़रा इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है। क्योंकि चार दीवारी में बैठ के तैयारी करना एक चीज़ होती है, और एक्चुअली जब हम जॉब में जाते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। तो हम जानते हैं कि एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर की अहमियत क्या होती है, एक ऑफिस में इंग्लिश स्टेनो को कितना ज़्यादा काम मिलता है और हिंदी स्टेनो को क्या काम मिलता है, और आपका काम ही डिसाइड करेगा कि आपको कितनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी डिपार्टमेंट में। सीधी बात है, जो ज़्यादा काम करेगा उसे ही ऑफिसर्स लोग ज़्यादा जानेंगे, उसे ही लोग ज़्यादा पहचानेंगे। जो यार खाली बैठा हुआ है, जो कहीं आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, बस टाइम पास कर रहा है, उसे क्या ही कोई जानेगा। तो ये बात है कि ज़्यादा स्कोप इंग्लिश स्टेनोग्राफी का है। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है, कंप्लीट इंग्लिश स्टेनोग्राफर की है। और ऐसे बहुत जगह पे वैकेंसी निकलती है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनो की होती है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश स्टेनो का काम ज़्यादा है। एंड देखिए, अगर मैं सच बात बताऊं कि अगर आपको प्रो बनना है, अगर आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना है, तो इवेंचुअली आपको इंग्लिश और हिंदी स्टेनो दोनों सीखनी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर हम इंग्लिश को पूरी तरह से अपना नहीं सकते और हिंदी को हम अपने हाथ से जाने दे नहीं सकते। तो इसीलिए होगा क्या, हमें इवेंचुअली दोनों ही शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी अगर आपको अपने फील्ड में महारत हासिल करनी है। अगर एक मीडियोकर, एक नॉर्मल सी जॉब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश सीख लो, आप टाइपिंग सीख लो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको फील्ड में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बड़ी पोजीशन पे जाना है, तो आपको दोनों शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी। तो दोनों का महत्व है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, फील्ड में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख कर अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। और देखिए, टाइपिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम में वो ज़माना नहीं है जब आपको 30 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग आ जाए, काम चल जाएगा। नहीं, 45, 50, 55, 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आजकल नॉर्मल हो चुका है कि इतनी स्पीड तो आपके पास होनी ही चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्स में टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस के पैटर्न को ज़रा आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टाइपिंग के लिए अलग से मार्क्स अलॉट किया गया है। अगर आपकी टाइपिंग फास्ट है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए अगर प्रो स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको टाइपिंग पर आज से, अभी से ध्यान देना पड़ेगा। डेली शॉर्ट हैंड के साथ में टाइपिंग भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। और एक आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप मैं दे दूँ तो जितना बैक स्पेस का यूज़ कम करो, उतना ज़्यादा आप बेनिफिट में रहोगे। भले ही शुरुआत में आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, लेकिन बैक स्पेस को मैं तो बोलता हूँ कि अपने कीबोर्ड में से उखाड़ के फेंक दो। जितना ज़्यादा बैक स्पेस आप ना यूज़ करो उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक स्मार्ट स्टेनोग्राफर कैसे बनना है। क्योंकि हम स्मार्ट तो सभी बनना चाहते हैं। वो हम सभी ने देखा है कि वो कौवे की कहानी जो पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर लेके आता है। लेकिन आज का कौवा स्मार्ट है। वो क्या करता है, वो जाके एक स्ट्रॉ ढूंढ कर लेके आता है, सीधा स्ट्रॉ डालता है बॉटल के अंदर और सीधा पानी निकल जाता है। तो बस उसी तरह से हमें एक स्मार्ट स्टेनोग्राफर बनना है। और कैसे बनेंगे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सिर्फ कैलाश चंद्रा पढ़ के चला जाओ, एग्जाम में काम बन जाएगा। अब वो लोग किस चीज़ को बेस मानते हैं? जैसे अभी अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, जो री एग्जाम हुआ था इंग्लिश स्टेनो का, तो उसमें सीधा सीधा कैलाश चंद्रा का पैसेज आ गया था। अब जो नए बच्चे आएंगे ये लोग बोलेंगे अरे वाह, एग्जाम में तो सीधा कैलाश चंद्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलाश चंद्रा पढ़ के जाओ, एग्जाम में काम बन जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है। कंपटीशन ऊपर नीचे होता रहता है। इस बार ज़्यादा सीट्स आई थी तो हो सकता है एग्जाम में ईजी उन्होंने पैसेज डाल दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार किस्मत आपका साथ दे। तो करे क्या? यू नीड टू बिकम एन ऑल राउंडर स्टेनोग्राफर। अब देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि क्रिकेट में जैसे आप देखते हैं कि एक प्लेयर होता है, वो सिर्फ बैट्समैन है। अगर है सिर्फ बैट्समैन अगर है तो किसी दिन अगर वो समझो फॉर्म में नहीं हुआ
तो वो अच्छी बैट्समैनशिप नहीं कर पाया तो गया, गेम तो खराब हो गया। लेकिन अगर एक ऑलराउंडर है, बैट्समैन भी है, वो बॉलर भी है, विकेट कीपिंग भी करता है, सब कुछ करता है, तो हो सकता है किसी दिन अगर बैटिंग अच्छी नहीं कर पाया या बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई तो बाकी चीज़ें तो कॉम्पेंसेट कर देंगी ना उस चीज़ के लिए। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो कि आपको ऑलराउंडर स्टेनो बनना है, मतलब आपको हर चीज़ लिखने आनी चाहिए। अर्थात इफ़ एनीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश यू शुड बी एबल टू राइट इट इन शॉर्ट हैंड। और मैं तो बोलता हूँ अगर इंग्लिश का गाना भी है ना, जो बैठ के रात दिन गुनगुनाते रहते हो, चैलेंज ले लो अपने आप को कि यार चलो आज बैठ के एक इंग्लिश का गाना लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। क्या बोलते हो? कुछ नई चीज़ सुनने मिली ना? हंसी आ रही होगी आपको सुन के, लेकिन देखिए शॉर्ट हैंड की जर्नी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती, तो उसमें हमें मसाला डालने के लिए, स्पाइस अप करने के लिए चीज़ों को हमको नया नया चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। अब ये तो हुई एक नई चीज़ें ट्राई करने की बात, लेकिन एक्चुअल में आपको करना क्या है? आपको न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स लिखना है, एनसीईआरटी के आपको अच्छे अच्छे पैसेजेस लेने हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, जैसे गैलेक्सी के ऊपर इंफॉर्मेशन, प्लांट्स के ऊपर, मेडिसिन, एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम यूजुअली डिक्टेशन नहीं लिखते हैं, उन टॉपिक्स पे आपको डिक्टेशन लिखना है। मैगजीन्स के आर्टिकल्स उठाने हैं आपको, जैसे चलो मान लो कोई मैगजीन फैशन के ऊपर है, मेंस फैशन हो गया, ठीक है, या अगर आप लड़की हो तो समझो वुमेन्स फैशन आपका तो फेवरेट टॉपिक है। अगर इंग्लिश में पैसेज है तो मैं बोलता हूँ लिख डालो, मज़ा आएगा। दिक्कत तो बहुत होगी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड सुनने मिलेंगे, लगेगा भाई क्या है यार, एग्जाम में कभी आएगा क्या? लेकिन जब एग्ज़ाम बहुत दूर है तब तक आप ये सब मज़ा मस्ती कर सकते हो, इससे आप सीख सकते हो, नई नई आउटलाइंस आपको पता चलेंगी। आपको एसेज लिखने चाहिए, आपको स्टोरीज लिखनी चाहिए, आपको हिस्टोरिक केसेस लिखने चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद का केस हो गया, या कोई बहुत ही हिस्टोरिक केस है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस बता दिया है, ऐसे कोई हिस्टोरिकल जजमेंट्स जो है वो लिखने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के राइटअप्स जो होते हैं, जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त बातें हुई थी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर बताने जाऊँ तो एक वीडियो कम पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स लिखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ता है, आपको चीज़ों को सुनकर उसकी आउटलाइंस बनाने की आपका प्रैक्टिस बढ़ती है। और एंड में मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपको सचमुच इंटरेस्ट है ऐसे डिक्टेशंस लिखने के? तो अगर इंटरेस्ट है तो बोलिए यार, मैं एज एन एक्सपेरिमेंट अपने चैनल पे कुछ डिक्टेशंस आपके लिए ले आऊँगा जो आपको लिख कर बड़ा ही मज़ा आएगा। नॉर्मल कैलाश चंद्रा और प्रोग्रेसिव मैगजीन से कुछ अलग मैटर्स होंगे, लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी सिर्फ मैं तभी लाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास समय बहुत ही कम होता है। अब उस कम समय में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाऊं, और अगर आपसे रिस्पांस अच्छा नहीं आता तो यार मन नहीं करता उसे कंटिन्यू करने का। तो आई होप आप लोग समझे मेरी बात, और अगर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, आपके नाम के साथ में याद रखूंगा कि किसने क्या कमेंट किया है, और जब मैं डिक्टेशन डालूंगा तो मैं देखूंगा कि किसके कितने मिस्टेक्स आए हैं इस मैटर में। जी बिल्कुल, मैं एकदम मतलब छड़ी लेके पढ़ाने टाइप वाला टीचर हूँ, ऐसे मैं ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। तो चलिए, ये था इस पूरे वीडियो के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला कि शॉर्ट हैंड को एक नए नज़रिए से देखने की आपको सीख मिली है। एंड आई होप आप लोग इस चीज़ों को अप्लाई करो, कुछ नया सीखो। और फाइनली मैं समराइज़ करता हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो में ऑफकोर्स हमारा बोनस की बात है तो वो मैं अभी करने वाला हूँ। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें तो मैंने आपसे बात कर दी कि ये कैसे करना है और कंपटीशन कैसे है, लेकिन एंड में बात आ जाती है कि ये सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करें तो करें कैसे। आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बता दिया कि इतना कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन हम डेली इतने मैटर्स को प्रैक्टिस करें कैसे? तो देखिए, मैं बताता हूँ कि आपको डेली ये सब मैटर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इनिशियल डेज में जब आप ऐसा कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग डेली ऐसा कुछ मैटर्स नए नए लिखो। सिंपल है, मंडे को जैसे आपने कोई एडिटोरियल का मैटर ले लिया, अब उसमें इतने टफ वर्ड्स होंगे कि आपको एक बार में वो मैटर आएगा नहीं, तो वही सेम मैटर दोबारा नेक्स्ट डे भी लीजिए। उस दिन तो प्रैक्टिस करो ही करो, नेक्स्ट डे भी करो, मतलब एक मैटर को 2 दिन प्रैक्टिस करो। और जब दूसरे दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका जब डिक्टेशन दोबारा लोगे तो वो सेम स्पीड पे मत लेना। जैसे पहले आपने समझो 80 पे लिया था, तो अब तो आप वो आपके लिए सीन पैसेज हो गया है, आपको पता है क्या वर्ड्स हैं, तो अब उस मैटर को कम से कम 100 की स्पीड पे लो, तभी चैलेंज बनेगा, तभी मज़ा आएगा, और तभी आप कोई चीज़ सीखोगे। और ऐसे करते करते लगातार अगर आप 10 से 15 दिन
हर 2-2 दिन में एक एक मैटर लो तो आपके हो गए 5 मैटर्स होंगे, और इन 5 मैटर्स में आपको इतनी सारे वर्ड्स, इतनी सारी आउटलाइन सीखने मिलेंगी कि मतलब आप अपने आप कंपटीशन से आगे बढ़ जाओगे। अपने आप जो क्राउड के बाकी लोग जो कैलाश चंद्रा प्रोग्रेसिव मैगजीन कर रहे हैं, आप उनसे एक कदम आगे बढ़ जाओगे। और जैसे मान लो आपने 10 दिन ये एडिटोरियल के मैटर्स प्रैक्टिस कर लिए, अब नेक्स्ट 3-4-5 दिन तो नॉर्मल केस ही कर लो क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, दोबारा इस मैटर्स पे आओ। ये एक थोड़ा सा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, मतलब मिक्स एंड मैच करना चाहिए आपको पढ़ाई में। तो ये सभी तरीका है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। चाहे किसी के पास टैलेंट हो, कोई हार्ड वर्क करता हो, कोई स्मार्ट वर्क करता हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हैं, डेली अगर आप मैटर्स को कर रहे हो, भले ही अगर आपका मन ना हो तो आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, मैटर का डिक्टेशन ले लो, उसको रीड कर लो, बस चाहो तो लिखो नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। डेली डिक्टेशंस लिखना ज़रूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं, किसी दिन 5 मिनट अगर सांस ना लो तो पूरा आँख मुंह लाल हो जाता है। उसी तरह से अगर एक स्टेनोग्राफर डिक्टेशंस नहीं लेगा तो मतलब समझो उसकी सांस बंद हो गई है। बिना डिक्टेशन के एक स्टेनोग्राफर जिंदा नहीं रह सकता है, ये एक फैक्ट है। जितना जल्दी आप इस बात को सीखो, इस बात को समझो, उतना तेज़ी से अपने फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। जब जब आप एक मैटर का डिक्टेशन ले रहे हो और आपका दोस्त मैटर को नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, आप अपने आप कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हो। आपने एक दिन मैटर लिया, दूसरे दिन मैटर लिया, तीसरे दिन मैटर लिया, आप डेली एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बात की गहराई को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसीलिए गुड लक माय बडिंग स्टेनोग्राफर्स। आई होप आप लोग अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा अचीव करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको मोटिवेशन, नए नए चीज़ों का इंफॉर्मेशन, नए नए पर्सपेक्टिव लाता रहता हूँ। मोस्टली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टेनोग्राफी ओनली, बट इफ़ यू गाइज वांट कि मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, थोड़ा इन टॉपिक्स से हटकर कुछ मैं आपको अपना नया पर्सपेक्टिव दूं कि एग्ज़ाम्स को कैसे देखते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, फोकस कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जिस पे मैं आए दिन रिसर्च करता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको चाहिए कि इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आए तो चैनल से बने रहिए और कमेंट करिए, मुझसे बातचीत करिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने में, आपसे इंटरेक्ट करने में। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ट्रांसक्रिप्शंस करते रहिए।